समर वेकेशन के बीच में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी कहानी देखने को मिली जो सिर्फ कोर्टरूम ड्रामा ही नहीं, एक पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल टग ऑफ वॉर का लाइव थिएटर है, जहां पर्दे के दोनों तरफ आइकन्स हैं। एक तरफ विनायक दामोदर सावरकर, जिनके नाम पर देश के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में आज भी तीखे डिबेट्स होते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिनके स्टेटमेंट्स ने एक बार फिर से सावरकर की लेगेसी को नेशनल हेडलाइंस में डाल दिया है। अभी तक आपको याद होगा कि सावरकर डेफेमेशन केस की हियरिंग ट्रायल कोर्ट में चल रही है, लेकिन जहां ये हियरिंग खत्म भी नहीं हुई, वहीं समर वेकेशंस के बीच में एक इसी मामले से जुड़ी पिटीशन सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। अंदाजा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन को देखकर जजेस ने कैसे रिएक्ट किया होगा, और खासकर तब जब ये पिटीशन आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फाइल की गई हो। जी हाँ, आर्टिकल 51A, जिसका पिटिशनर रेफरेंस दे रहे थे, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। ये वो ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस हैं जो संविधान के तहत सभी सिटीजन्स को फॉलो करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों पिटिशनर ने इस आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, वो भी सावरकर को लेकर। आइए पूरा मामला जानते हैं। दर्शकों, मंगलवार को डॉक्टर पंकज फाडनिस ने एक PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। डॉक्टर फाडनिस ने अपनी पिटीशन में ये मांग की थी कि सावरकर का नाम एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के शेड्यूल में डाल दिया जाए, यानी कि उनका नाम भी उन राष्ट्रीय आइकन्स जैसा हो जो किसी कमर्शियल या प्रोफेशनल पर्पस के लिए मिसयूज नहीं किए जा सकते। फाडनिस, जो खुद कोर्ट में अपीयर हुए बिना किसी लॉयर के, उन्होंने कहा, I am 65 years old. I have been researching him for the last 30 years. I also request to issue the directions to Lok Sabha Speaker to include his name in schedule. Leader of opposition cannot impede my fundamental duties. लेकिन ये स्टोरी वहीं खत्म नहीं होती। फाडनिस ने आर्टिकल 51A का रेफरेंस दिया जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। हालांकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जब तक किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होता, तब तक कोर्ट का इंटरवेंशन वैलिड नहीं है। यानी नेशनलिज्म के नाम पे या किसी आइकन के रिस्पेक्ट में लीगल सेफगार्ड्स मांगना कोर्ट के डोमेन में नहीं आता, जब तक पर्सनल राइट्स का डायरेक्ट नुकसान नहीं हो रहा हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मसीह ने जब डॉक्टर पंकज फाडनिस की PIL को डिसमिस किया, तब उन्होंने सीधा बोला, What is your fundamental right violation in this? We cannot entertain writs like this. We do not find any ground to intervene. The relief sought cannot be granted. प्ली रिजेक्टेड। बस इतना कहना था कि कोर्ट का दरवाजा इस मुद्दे पर बंद हो गया। लेकिन आयरनी ये है कि इसी महीने कोर्ट ने राहुल गांधी को भी एक अलग मैटर में रिप्रिमांड किया, और वो भी सावरकर के नाम पर। राहुल गांधी ने अकोला के एक पब्लिक रैली में कहा था कि सावरकर ब्रिटिश के कोलैबोरेटर थे और उन्हें पेंशन मिलती थी। इस स्टेटमेंट पर क्रिमिनल डेफेमेशन का केस फाइल हुआ, जिसमें राहुल गांधी को समन किया गया और उन्होंने बेल भी ली। बेल हियरिंग के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की बेंच ने भी इस पर ऑब्जर्वेशन दिया था, ये कहते हुए that your comments were irresponsible. If such remarks are repeated, the court may initiate suo motu action. कोर्ट ने बाकी के समन्स पर स्टे लगा दिया, लेकिन एक क्लियर मैसेज भी दिया कि statements with potential to incite must be made with responsibility, चाहे वो किसी हिस्टोरिकल फिगर के खिलाफ ही क्यों ना हो। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या फ्रीडम फाइटर्स की लेगेसी को लीगली प्रोटेक्ट करना चाहिए, या फिर वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा रहेंगे जहाँ उनकी इमेज पॉलिटिकल कन्वीनियंस के मुताबिक रीशेप होती रहेगी। सावरकर, जिन्होंने हिंदू नेशनलिज्म को एक कोहेरेंट आइडियोलॉजी बनाया, उनकी इमेज कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक तरफ वो फ्रीडम फाइटर थे, सेल्युलर जेल के कैदी थे और एक विजनरी भी। दूसरी तरफ उन पर एलिगेशंस हैं कि उन्होंने ब्रिटिश से माफी मांगी थी और कोलैबोरेशन भी किया। राहुल गांधी के रिमार्क्स इसी कॉन्ट्रडिक्शन को हाईलाइट करते हैं, लेकिन उनके पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस भी होते हैं, जिसका एग्जाम्पल ऑलरेडी चल रहा डेफेमेशन केस है। कंप्लेंट एडवोकेट नृपेंद्र पांडे ने फाइल की, जिसमें उन्होंने बोला कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट सोसाइटी में हेट्रेड बढ़ाता है। उन्होंने महात्मा गांधी का रेफरेंस में कहा कि गांधी ने खुद सावरकर को पेट्रियट कहा था। सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के डिसमिसल को रिवर्स किया और केस वापस रेफर किया। अब तक कोर्ट राहुल गांधी को फाइन भी इम्पोज कर चुकी है, एक बार फॉर नॉन अपीयरेंस। तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे सावरकर का नाम पॉलिटिकल लैंडस्केप में बार बार एक फ्लैश पॉइंट बन रहा है। ऑन वन साइड उनका नाम रूलिंग BJP के आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन का कोर है, और ऑन द अदर हैंड कांग्रेस और उसके अलायंस उन्हें एक ब्रिटिश लॉयलिस्ट के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। हिस्टोरिकल ट्रुथ, जैसे कि हमेशा से होता है, समवेयर इन बिटवीन होगा। लेकिन जब ये ट्रुथ कोर्टरूम का इशू बन जाता है, तब सवाल ये उठता है कि क्या जुडिशरी का काम है हिस्ट्री रीराइट करना या पॉलिटिकल डिबेट्स का आर्बिट्रेशन करना। इस पूरे नैरेटिव में राहुल गांधी का एक और स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाता है, जब उन्होंने कहा था, मैं सावरकर नहीं हूँ जो माफी मांग लूंगा। इस स्टेटमेंट ने BJP को तुरंत रिएक्ट करने पर मजबूर किया और सत्य की सावरकर
सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू ने पुणे कोर्ट में गांधी के अगेंस्ट डेफेमेशन का एक और केस डाल दिया। यही नहीं, गांधी के लंदन स्पीच पे भी कंट्रोवर्सी हुई, जहां उन्होंने एलिजली सावरकर के खिलाफ रिमार्क्स पास किए थे। ये पैटर्न एक पॉलिटिकल पिंग पोंग जैसा हो गया है। एक तरफ से स्टेटमेंट, दूसरी तरफ से लीगल एक्शन, फिर कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट और फिर एक पॉलिटिकल कैपिटल बनाने का एफर्ट। सुप्रीम कोर्ट का रोल इस सब में कभी पैसिव होता है, कभी एक्टिव, लेकिन उसका एक बैलेंस बनाना मुश्किल हो जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जैसे कि पीस प्रमोट करना, इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट और डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन से सॉल्व करना। लेकिन जब इंटरनल पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स इतने ज्यादा लिटिजियस हो जाएं कि हर हिस्टोरिकल रिमार्क एक केस बन जाए, तो क्या कोर्ट्स के पास स्पेस बचा है रियल सिविल लिबर्टी और गवर्नेंस इशू को एड्रेस करने का? इस पूरे एपिसोड में एक छोटी सी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक डिस्कोर्स का लेवल। जब एक PIL फाइल होती है, सावरकर के नाम का मिसयूज ना हो या उनका नाम लीगली प्रोटेक्टेड हो जाए, और जब एक पॉलिटिकल लीडर पब्लिक में उन्हें ब्रिटिश कोलैबोरेटर कह दे, तब दोनों तरफ से नैरेटिव बिल्डिंग होती है। डॉक्टर पंकज की PIL रिजेक्ट होने का ये मतलब नहीं है कि सावरकर का नाम मिसयूज नहीं हो रहा, और गांधी के स्टेटमेंट पे समन्स का स्टे का मतलब ये नहीं है कि वो फ्री हो गए हैं। ये एक ग्रे जोन ही इंडियन डेमोक्रेसी का असली मिरर है। कोर्ट ने ये भी बताया कि हर बात का लीगल सॉल्यूशन नहीं होता। हिस्टोरिकल आइकन्स की आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट और क्रिटिसिज्म का जवाब पार्लियामेंट्री डिबेट्स और पब्लिक अवेयरनेस में होना चाहिए, नॉट इन रिट पिटीशंस। राहुल गांधी के अगेंस्ट IPC सेक्शंस 153A प्रमोटिंग एनिमिटी और 505 पब्लिक मिसचीफ लगाए गए हैं। लेकिन क्या एक स्पीच, चाहे वो कंट्रोवर्शियल हो, इतना सीरियस ऑफेंस बनाता है कि उसे क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किया जाए? इन सब डेवलपमेंट से एक बात साफ है कि सावरकर का नाम सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर के रूप में नहीं देखा जा रहा। वो एक पॉलिटिकल ब्रांड बन गए हैं, जिनके नाम से इलेक्शन जीते जाते हैं, रैली सुनी जाती हैं और कोर्ट्स तक केसेस पहुंच जाते हैं। आपका इस लेटेस्ट डेवलपमेंट पर क्या कहना है? शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।